स्वागत है आपका बोलने हिंदुस्तान में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। आज हम बात करेंगे दिन की सभी बड़ी खबरों के बारे में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कि मणिपुर में फिर लगा कर्फ्यू, बीजेपी सरकार राज्य में बिल्कुल नाकाम। क्या छत्तीसगढ़ में लोगों को रिझाने के लिए बीजेपी भेज रही है पैसे? नीतीश कुमार ने क्यों साधा कांग्रेस पर निशाना? क्या कांग्रेस चल पड़ी है भाजपा की राह पर? उत्तर प्रदेश में हो रही है गैंगरेप, लेकिन फिर भी सीएम योगी मांग रहे महिलाओं के नाम पर वोट। और आखिर में आपको बताएंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने वाली ईडी के अफसर ही निकले भ्रष्टाचारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। फिर से भाजपा शासित राज्य और बेकाबू भीड़। राज्य में कर्फ्यू लगा हुआ है। राजा और उनके मंत्री चुनाव प्रचार में बिजी हैं। राज्य जल रहा है, लोग सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राजा जी दूसरे राज्यों में जाकर अपनी पार्टी की तारीफ करने में बिजी हैं। फिर एक बार मणिपुर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। भाजपा के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह के सरकारी आवास के पास एक पुलिस स्टेशन को भीड़ ने घेर लिया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए, उसे काबू पाने के लिए हवा में कई राउंड फायरिंग भी की। जिसके बाद शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही इंटरनेट को 5 नवंबर तक बंद भी कर दिया गया है। सुरक्षा बल इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। 6 महीने होने के बाद भी मणिपुर हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल म्यांमार की सीमा से लगे मणिपुर के मोहरे इलाके में कुछ संदिग्ध उग्रवादियों ने एसडीपीओ आनंद कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना से आक्रोशित लोग पुलिस स्टेशन का घेराव करने के लिए पहुंच गए। पुलिस अफसर की शहादत के बाद सीएम बीरेंद्र सिंह ने भी कहा था कि जल्दी ही सभी अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा। उनके पकड़े जाने तक पुलिस कमांडो, आईआरबी, सेना और असम राइफल्स लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रही है। लेकिन सवाल यह है कि मणिपुर को जलते हुए 6 महीने होने वाले हैं, लेकिन जिले में भाजपा सरकार होने के बावजूद हालात को काबू पाने में सरकार एकदम नाकाम रही है। मणिपुर लगातार जल रहा है। कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, कितने लोग वहां से जा भी चुके हैं, लेकिन सरकार राज्य में हिंसा को रोकने में नाकाम रही है। हमारे पत्रकार इजराइल तो खूब चले गए, वहां सफलतापूर्वक लैंडिंग भी कर ली, वहां से रोकर भी दिखा दिया, लेकिन मणिपुर की खबरें दिखाने में उन्हें शर्म आती है, क्योंकि अगर मणिपुर की हकीकत दिखा दी तो अपने राज्य का एजेंडा कैसा पूरा करेंगे? कि जिस तरह से भाजपा शासित राज्यों से खबरें आ रही हैं, कहीं पर बच्चे मर रहे हैं तो कहीं विकास के नाम पर एकदम डब्बागुल है। क्या ऐसे में भाजपा के लिए 2024 विधानसभा चुनाव भारी पड़ने वाला है? क्योंकि जिस तरह से भाजपा सरकार चलाने में नाकाम नजर आ रही है, उससे तो यही आसार नजर आ रहे हैं। अब आपको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के उस बयान के बारे में बताते हैं जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर बड़ा निशाना साध दिया। मीडिया को संबोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कह दिया कि प्रदेश में सीआरपीएफ के खूब वाहन आ रहे हैं। बसों में भर भर कर जो बसें हैं वो भर भर कर आ रही हैं, उनकी चेकिंग होनी चाहिए। निर्वाचन आयोग से मैं अनुरोध करता हूं कि ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की भी जांच की जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है, इसलिए बसों में भर भर कर पैसे भिजवाए जा रहे हैं। वो नई चाल चलना चाहती है ताकि मतदाता को प्रभावित किया जा सके। भाजपा सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, कितना भी नीचे गिर सकती है। स्पेशल प्लेन छत्तीसगढ़ में उतर रहे हैं, लेकिन इनकी चेकिंग क्यों नहीं हो रही? क्या वाकई अपनी हार को देखते हुए भाजपा छत्तीसगढ़ में लोगों को प्रभावित करने के लिए पैसे भिजवा रही है? क्योंकि जिस तरह से ओपिनियन पोल भी सामने आए जिसमें भाजपा की करारी हार दिखाई दे रही है, क्या भाजपा इससे बुखला गई है? क्योंकि जिस तरह से जांच एजेंसियों पर भी लगातार आरोप लगते रहे हैं कि वो भाजपा के कहने पे काम कर रही हैं, भाजपा को फायदा पहुंचा रही हैं, भाजपा का साथ दे रही हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ की जो सरकार के मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने सरकार पर और ईडी सीआरपीएफ पे भी गंभीर आरोप लगाए हैं, उन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह भी उठता है कि जिस तरह से भाजपा के शासित राज्य जल रहे हैं, लेकिन जब भी वो चुनाव में बिजी है, ऐसे में ये अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि सरकार चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है और किसी हद तक भी जा सकती है। अब आपको नीतीश कुमार के बारे में बताते हैं, जिन्होंने कांग्रेस को ही घेर लिया है, उसमें निशाना साध दिया है। आरजेडी के बाद अब नीतीश कुमार ने भी इंडिया अलायंस की जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उस पर आरोप लगाते हुए कह दिया है कि गठबंधन में आजकल काम ही नहीं हो रहा। कांग्रेस पार्टी इस पर ध्यान नहीं दे रही, वो सिर्फ 5 राज्यों के चुनाव में बिजी है। भाजपा को हराने के लिए बनाए गए गठबंधन का महल बढ़ने से पहले ही धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से विपक्ष को एक करने के लिए इंडिया गठबंधन को बनाया गया था, लेकिन उसमें ही फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए हम सब ने एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन उनको इन सब की चिंता ही नहीं है। वो तो चुनाव में ज्यादा इंटरेस्टेड है। जिस तरह से अब इंडिया गठबंधन में भी बगावत की आवाजें उठने लगी हैं, कैसे कांग्रेस के चुनाव प्रचार पर इसका असर पड़ सकता है? 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है और वहां पर कांग्रेस बाजी मारते हुए नजर आ रही है, जबकि भाजपा सरकार पिछड़ रही है। लेकिन ऐसे मौके पर नीतीश कुमार का इस तरह का बयान सामने आना, क्या
कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? क्या उस बयान से कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है? अब आपको राजस्थान के राज्य से जुड़ा हुआ मामला बताते हैं। भाजपा सरकार हमेशा से ही हिंदुत्व को खुलकर सपोर्ट करती आई है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या अब कांग्रेस भी इसी राह पर चल पड़ी है? वो भी सत्ता पाने के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई है। 5 राज्यों में सत्ता की चाबी अपने नाम करने के लिए सभी पार्टियां खूब जोर लगा रही है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी भी भाजपा की देखा देखी करने लगी है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से कमलनाथ हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं, ठीक वैसे ही रास्ता राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनाया है। अशोक गहलोत ने बीजेपी की फायर ब्रांड नेता साध्वी अनादि सरस्वती को कांग्रेस में शामिल कराया है। कांग्रेस अनादि को अजमेर नॉर्थ सीट से प्रत्याशी बना सकती है। सीट पर बीजेपी के वसुदेव देवनानी लंबे समय से चुनाव भी जीतते हुए आ रहे हैं। अजमेर नॉर्थ सीट पर सिंधी वोटर्स की अच्छी खासी आबादी है, जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह दाव चला है। लेकिन क्या भाजपा की राह पर चलते हुए कांग्रेस ने जो दाव खेला है वो सटीक बैठेगा, या फिर कमलनाथ की नकल करने वाली कांग्रेस ये जो दाव है उसमें भारी पड़ सकता है? खैर, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, हम अपनी राय जरूर दें। अब आपको यूपी के मुख्यमंत्री के बारे में बताते हैं, जो बहन बेटियों के नाम पर राजस्थान में वोट मांग रहे हैं, लेकिन खुद के राज्य में बहन बेटियों का गैंगरेप हो रहा है, बहन बेटियों के कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, उन्हें मारा जा रहा है, उनके साथ बदसलूकी हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी इन सबसे बिल्कुल बेखबर है, जैसे उन्हें तो कुछ पता ही ना हो। योगी जी प्रदेश के विकास के नाम पर एकदम जीरो है, लेकिन झूठ प्रचार करना उनसे कितना भी करवा लो, उसमें वो सबसे आगे है। इसलिए अपने प्रदेश की बहन बेटियों को छोड़कर, उनके हालात पर उनको छोड़कर राजस्थान पहुंच गए हैं। महिला सम्मान पर बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, बता रहे हैं कि बहन बेटियों की चिंता तो बस उनकी ही पार्टी को है, वही महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आ गई तो तालिबान राज आ जाएगा, गजब हो जाएगा। भाजपा वाले अपने हाथों में सर्टिफिकेट लेकर ऐसे घूमते हैं जैसे इनसे बड़ा कोई देशभक्त ही नहीं है। लेकिन समय समय पर ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं जो उनके पाखंडी पने को खोलकर सबके सामने रख देती है। राजस्थान में जाकर तो खूब बोल रहे हैं, महिलाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर वोट डालो, लेकिन उत्तर प्रदेश के बांद्रा में आटा चक्की पे गई एक महिला का गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसे 3 हिस्सों में काट कर फेंक दिया गया। ऐसे ही बनारस में रात को घूम रही छात्रा को गुंडे ने सड़क पर पकड़कर उसे नग्न किया, किस किया और वीडियो बनाकर फेंक दिया। अब आप ही हम लोगों को बताइए कि ये कौन सा राज्य है जहां पर महिलाएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन फिर भी राज्य के मुख्यमंत्री महिलाओं के नाम पर वोट खूब मांग रहे हैं। अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं, जहां पर ईडी के इंस्पेक्टर को 15 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। दूसरों की जांच करने वाली ईडी के अफसर खुद ही घूस लेते हुए पकड़े गए। विपक्ष लगातार जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाता रहा है। ऐसे में अफसरों का 15 लाख रुपए लेते हुए पकड़े जाना इन कयासों को सच साबित कर रहा है। आपको बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी के अफसर नवल किशोर को ट्रैप किया था, जिसके बाद से घूस के 15 लाख रुपए पकड़े गए। इसके बाद इंस्पेक्टर के कई ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। जांच एजेंसियों में जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो भाजपा की कठपुतली है, उसके लिए काम कर रही है, लेकिन फिर भी अफसर साहब को रिश्वत लेने की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, हो सकता है कि सरकार से कम पैसे मिल रहे हो, इसलिए ये सब करना पड़ा। ईडी कहती है कि वो भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए छापेमारी कर रही है, विपक्षी नेताओं को समन भेजे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में ईडी के खुद के ही लोग भ्रष्टाचार में फंसे हुए नजर आते हैं। खैर, आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और बाकी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।